साइंस ऑफ डी ब्लॉक। तो मैंने डी ब्लॉक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से फाइंड करके इस पीडीएफ में फॉर्म किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं? क्योंकि दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स। ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल इधर इन न्यूट्रल और देयर आयंस। तो इस पर एक क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है कि ग्रुप 12 आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज they have full D10 configuration as well as their common oxidations. Wait a minute. Yeah, so they have full D10 configuration in the neutral form as well as their common oxidation state which is +2. तो zinc +2 का होता है 3D10. So thus they are called non-transition elements. So and यहाँ पर हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन मेटल्स का जो डेफिनेशन होता है बेसिक, इट इज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल इधर इन न्यूट्रल एटम और आयन। अगले पॉइंट पे आते हैं। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोट्रूड टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन अदर ऑर्बिटल्स with partially filled d orbitals. These elements exhibit certain characteristic properties such as display of a variety of oxidation states, formation of colored ions, and entering into complex formation with a variety of ligands. So the geometry, the scattered geometry of d orbital की वजह से ही it is different than s and p block elements. अगले पे आते हैं। So atomic radii, दिस इज़ अटोमिक। यहाँ से आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं कि कैसा सीक्वेंस होगा। मैंने यहाँ पे नेट सीक्वेंस बता दिया है कि सबसे बड़ा स्कैंडियम है एंड सबसे छोटा निकेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निकेल, कोबाल्ट, आयरन ऑलमोस्ट इक्वल ही है। नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं। यू कैन जस्ट मेमोराइज इट। आई डोंट थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट बट स्टिल एडेड इट। मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि डी ब्लॉक यानी 3D, 4D और 5D में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है एंड सबसे कम जो होता है वो मर्क्यूरी का होता है, ग्रुप 12 का। ग्रुप 12 का सबसे कम इसीलिए होता है, और यहाँ पे लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है कि ग्रुप 6 हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन रेस्पेक्टिव सीरीज। दिस इज बिकॉज दे हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच लीड्स टू स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स के कारण अपने रेस्पेक्टिव सीरीज में दे हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो द इन डी ब्लॉक द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन, ग्रुप 6 एंड लोएस्ट इज मर्क्यूरी, ग्रुप 12। तो ग्रुप 12 का कम ही होता है, यहाँ से फिर कम होता जाता है, और ग्रुप 12 में तो ज़ीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वेरी वीक मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म करता है। आगे चलते हैं। इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट, तो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है। इम्पॉर्टेंट है कि सडन इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव के कारण जो 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का रेडियाई है वो वर्चुअली सेम हो जाता है। सो दिस फिनोमिनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल्स जो कि वीक शील्डिंग करते हैं। वीक शील्डिंग के कारण सडन इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव हो जाता है। सो इट लीड्स टू अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Another generalization, metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series. This is because कि साइज़ बड़ा होने के कारण तो मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ द हैवी ट्रांजिशन मेटल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सीरीज बिकॉज ऑफ ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है जो प्योर एलिमेंट जब हम लेंगे तो उसके इंडिविजुअल एटॉमिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। गैसियस एटम्स में जब हमें एटोमाइज करना होता है। आगे चलते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड यूजुअली द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म किया कि इनकी हाई वॉलेटिलिटी होती है क्यों? बिकॉज दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे हैव वीक मेटालिक बॉन्डिंग विच इज़ वाई दे हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक, द ग्रुप 12।
So why do the transition elements exhibit higher enthalpies of atomization as compared to the periodic table? Because of large number of unpaired electrons in their atoms, they have stronger interatomic interaction. यहाँ पे इंटरेक्शन थोड़ी वीक हो जाती है, इसीलिए इनका तो यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसीलिए मेटल बॉन्डिंग यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The three terms responsible for the value of ionization enthalpy. So the factors behind ionization enthalpy are attraction of each electron towards nucleus, obviously repulsion between the electrons, so मतलब already existing electrons और जो newly added already existing electrons के बीच का repulsion है, that also adds to ionization enthalpy. And the exchange energy. So what is exchange energy? Exchange energy is responsible for the stabilization of energy state. तो अगर एक्सचेंज एनर्जी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा तो एक्सचेंज एनर्जी इज़ अ स्टेबलाइजेशन एनर्जी टू डीजनरेट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो सेम स्पिन वाले पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो वो जो ओवरऑल एनर्जी को रिड्यूस करता है वो, सो इट ऑल्सो acts as a factor in ionization enthalpy. आगे चलते these are the common oxidation state of all the elements. Manganese shows most of it. You can memorize it. Next चलते हैं. So यहाँ very important segment. So here if you don't know, in the 3D series the E0 M2 plus to M is negative for all the elements except copper. So there's a reason behind it. It is because for its inability to liberate H2 from acids. That's a different thing because उसका reduction potential 0 से ज़्यादा है, तो it is unable to displace hydrogen from the compounds. ये तो आपको पता ही होगा कि लेस रिएक्टिव होता है कॉपर। लाइक कॉपर को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। वो कॉपर 2+ में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ये बहुत नॉन स्पॉन्टेनियस सी रिएक्शन है, इसीलिए E0 Cu2 plus to Cu is positive. So there's a reason behind it. The high energy to transform is not balanced by its hydration enthalpy. So यहाँ पे मैंने elaborated reason भी लिखा है कि copper has a high heat of atomization which makes forming Cu2 plus less energetically expensive. The energy released when Cu2 plus ions are hydrated, तो ये hydration energy है, तो low hydration energy है इसकी, is not high enough to offset the sum of sublimation and ionization energies. Because the input energy outweighs the output energy, the overall process of CuS becoming Cu2 plus is unfavorable, thus its inability to liberate hydrogen from acids. So a positive E0 means copper is a weaker reducing agent than hydrogen and does not dissolve in hydrochloric acid, जो कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे the E0 values for M2 plus M is usually negative, and it also has a decreasing tendency to form divalent cations across the series. The general trend towards less negative E0 related to the increase in the sum of first and second ionization enthalpies. तो जो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। दस जो डाइवैलेंट आयन होगा, कैटायन होगा, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डाइवैलेंट आयन्स फॉर्म करने में। E0 वैल्यूज़ फॉर मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव। तो इसका रीज़न नीचे दिया है, इट इज़ बिकॉज Mn2 प्लस जो मतलब ट्रेंड के हिसाब से देखें तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड डी सबशेल हमें मिलता है मैंगनीज 2+ में, फुल्ली फिल्ड D10 मिलता है जिंक 2+ में, और निकल का रीज़न है रिलेटेड टू द हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इन द एंटायर डी ब्लॉक।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसका है 3D सीरीज में, तो वो निकेल का है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये, इसे दिख नहीं रहा है ना। अब ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इरेगुलरिटी को एक्सप्लेन करने का रीजनिंग दिया हुआ है, इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो ये तो जनरल ट्रेंड मैंने आपको बताया कि डिक्रीजिंग टेंडेंसी है, बट इरेगुलरिटीज़ भी इसमें आती है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पीज which are relatively much less for manganese and vanadium. So hence it leads to the irregularity in the E naught values. आगे चलते हैं, CO2 plus is more stable than copper plus. This is because the stability rather than CO plus is due to the much more negative hydration enthalpy. तो कॉपर 2 प्लस का हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर प्लस से ज़्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी बेसिकली वही है कि जब एक्वस सॉलिड से एक्वस जब बनता है ना, तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई जब वाटर मॉलिक्यूल से घिर गया एक एटम, सो घिर गया, कवर हो गया, जब मतलब सराउंडेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो कॉपर 2 प्लस का वो कॉपर से ज़्यादा है, हेंस which more than compensates for the second ionization enthalpy of Cu. Hence CO2 plus is more stable than copper plus. Q plus ion और Q brick ion। आगे चलते हैं, मतलब ये कंफ्यूज भी कर सकता है क्योंकि Cu प्लस का 3D10 होता है और CO2 प्लस 3D9 होता है, तो इट मे कंफ्यूज यू, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वाई Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग। ये उनके जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग बिकॉज अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये T3 पे पहुंच जाएगा। तो हाफ फिल्ड T2G आपको पता ही होगा कि ये होता है Eg T2G, तो 3 हो गया, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, तो इट इज़ मोर स्टेबल दैन Cr2 प्लस। और मैंगनीज 3 प्लस मैंगनीज 2 प्लस में बनना चाहता है रिड्यूस होके, बिकॉज हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आगे चलते हैं, तो अब हम आ गए फ्लोराइड्स पे। तो द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज, यहाँ पे मैंगनीज का दिया है कि मैंगनीज MnF7 डज नॉट एग्जिस्ट, बट ऑक्सीफ्लोराइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। बियॉन्ड मैंगनीज नो मेटल हैज़ अ ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट Fe(X3). यहाँ पे एक और चीज़ भी नहीं बताई गई कि Fe और आयोडीन का कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, मतलब Fe(I3) does not exist because Fe3 plus wants to become Fe2 plus and I minus wants to become I2। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस I माइनस से I2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनका कंपाउंड कभी फॉर्म नहीं होता है। आगे चलते हैं, नो मेटल हैज़ अ ट्राइहालाइड एक्सेप्ट the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy, as in the case of cobalt fluoride, trifluoride, or higher bond enthalpy terms for the higher covalent compounds such as these. Although Vf is represented only by Vf5, the other halides however undergo hydrolysis to give oxohalides. Another feature of fluorides is instability in the lower oxidation states। तो ये क्यों होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों अनस्टेबल होता है? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्राइविंग मेटल्स टुवर्ड्स देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि पोलैरिटी अपनी तरफ कर रहा है फ्लोरीन
टू मैक्सिमाइज लैटिस एनर्जी और कोवैलेंट बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ कॉमन हैलाइड्स। एंड यहाँ पे बताया एक्स आई है तो मतलब फ्लोरीन के साथ ओनली, फ्लोरीन से ब्रोमीन, X2 है तो फ्लोरीन और क्लोरीन, और X3 है तो फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यू कैन चेक दिस आउट। नेक्स्ट चलते हैं। So the ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained in scandium oxide. So beyond group 7, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known, although ferrets FeO2- are formed in alkaline medium बट रेडिली डिकम्पोज टू Fe2O3। तो आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कुछ। वी जो है इट्स द 5th ऑक्सीडेशन नंबर है ये। बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सोकेटायन स्टेबलाइज एज दीज। सो अब यहाँ पे आता है कि ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन फ्लोराइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। व्हाई? बिकॉज ऑक्साइड्स आर ऑफन because oxygen can form multiple bonds, pi bonding with metals, whereas fluorine forms only single sigma bonds. Additionally, oxygen's ability to form double bonds compensates for the energy required to reach higher oxidation state better than fluorine can, despite fluorine being more electronegative. So oxygen can better disperse the high positive charge because of this pi bonding. pi bonding के कारण वो पॉजिटिव चार्ज को बेटर डिस्पर्स कर पा रहा है through the covalent character compared to the more ionic sigma bonded fluorides. तो यहाँ पे कुछ कॉमन ऑक्साइड्स है, ये आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार मार्क है दैट इज़ मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे कॉमन ऑक्साइड्स मैंने बता दिए हैं, ये है कॉमन ऑक्साइड्स। और रहा मैग्नेटिक मोमेंट्स, याद करने की ज़रूरत नहीं है बट इफ़ यू वांट टू यू कैन। ये कैलकुलेटर और ऑब्जर्व्ड में थोड़ा डेविएशन है तो इसमें जे एडवांस में कुछ अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं कलर्ड कंपाउंड्स में। डी ट्रांजिशन के कारण कलर कंपाउंड्स होते हैं, अगर आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हो तो। उन्हें इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन corresponds to the frequency of light absorbed. This generally lies in the visible region, thus we see color. तो कॉमन कलर्ड कंपाउंड, कलर कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर शो करता है यहाँ पे लिखा है, तो ये डी ट्रांजिशन कहते हैं इस फिनोमिनन को। नेक्स्ट आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पे। तो यू कैन जस्ट सी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स which are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metal. They are neither typically ionic or nor covalent. You can just see this. So these cannot be, you know, like stoichiometric नहीं है, there is a non stoichiometric. तो non stoichiometric मतलब होता है which cannot be represented by small numbers or ratios. तो ये कुछ मतलब small numbers से आप represent नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन रीड दिस आउट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज पैक्ड लैटिस है ना, स्मॉल आइटम्स लैटिस के बीच में कुछ इस प्रकार का होता है, ये होता है लैटिस, और इसके बीच में जो ये गैप्स होते हैं वहाँ पे ये स्मॉल आइटम्स फिट हो जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट। यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पे मैंने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ का, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है कि इट्स जस्ट याद करना आपको कि पूछ लेता है कैटलिस्ट के बारे में। और जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्टेंट्स पढ़े होंगे, जो रिएजेंट्स, वो सब जैसे फ्रैंकलिन रिएजेंट में जिंक यूज़ होता है, हमारा जो गिलमन्स रिएजेंट होता है उसमें डाइअल्काइल कैडमियम, लिथियम ये सब यूज़ होते हैं। फिर ग्रिग्नर्स रिएजेंट होता है, तो वो सब इसमें है। और तो
यहाँ पे सरफेस कैटलिस्ट के बारे में दिया गया है कि कैसे हाउ डज कैटलिस्ट वर्क, दे वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन अटैच कर दिया है। सरफेस कैटलिस्ट हाउ दे फास्टन द प्रोसेस और द रिएक्शन। एलॉयज पे आते हैं। तो एन एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स, होमोजीनस सोल्यूशन होता है। तो जो हम कंपाउंड्स मिक्स कर रहे हैं उन दोनों का 50 इट शुड बी विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई होगा तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो एलॉयज आर रेडिली फॉर्म्ड बाय दीज मेटल्स। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, और भी बहुत सारे होते हैं एलॉयज, मुझे मिले नहीं, बट एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 दिए हुए हैं, बट एडवांस में आपको इससे ज़्यादा दे सकता है। तो यू कैन मैं आपको बता दूँ कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन लिख दिए हैं एलॉयज। इफ़ यू वांट टू नो मोर, आप गूगल पे यू कैन सर्च इट अप, बहुत सारे आते हैं, बट इतने रेलिवेंट मैंने देखे हैं क्वेश्चंस, बट एडवांस में स्काई इज़ द लिमिट। सो या अब आते हैं यहाँ पे ऑक्साइड्स पे ही है ये भी, कि एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस, ऑब्वियसली फजान रूल। इन द केस Mn2O7 कोवेलेंट ग्रीन ऑयल, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इस पर। CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये सब तो प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन जस्ट रीड इट आउट एंड सी चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ कि यहाँ पे ये एसिडिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा बेसिक है, सॉल्ट्स वगैरह, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे मैंने दे दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। यहाँ पे मैंने कॉमन रिएक्शन दे दिए हैं। यहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस लिखी गई हैं, बट यहाँ पे कम दिखा मुझे, तो आई थॉट आई शुड तो ये बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इसका प्रिपरेशन दिया है फ्रॉम क्रोमाइट और विथ सोडियम कार्बोनेट। ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें सोडियम क्रोमेट मिलेगा। So the yellow solution of sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid to give a solution from which orange sodium dichromate can be crystallized. तो ये एक्चुअल मिल गया। एंड सोडियम डाइक्रोमेट इज मोस्ट सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, hence the latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride। तो ये रिएक्शन हो गई। तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन कैन एक्सचेंज लाइक कैन इंटरचेंज। अगर हम इसमें एसिड डाल देंगे तो डाइक्रोमेट बदल जाएगा, और अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो क्रोमेट बदल जाएगा। ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड लेंथ वगैरह पे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बट एडवांस में पूछ सकता है, सो यू कैन मेमोराइज इट। तो ये होती है उसकी बेसिक हाफ रिएक्शन होती है जो ऑक्सीडेशन की क्रोमेट की। तो ये मतलब इसके रिडक्शन की, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये हाफ रिएक्शंस आर नोटेड बिलो। पोटेशियम पर मैग्नेट पे आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। MnO2 को KOH मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं मैंगनेट आयन में, और फिर मैंगनेट आयन को एक और बार ऑक्सीडाइज करते हैं, और मैग्नेट आयन मिलता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में ये कुछ NCERT में दी हुई है, मैंने नीचे एलैबोरेट करके दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, यू कैन रिमेंबर इट। ये मैंगनेट का है और ये पर मैग्नेट का है। दिस इज़ MnO4 माइनस एंड दिस इज़ MnO4 2 माइनस। तो एक ग्रीन कलर का होता है और एक कुछ पर्पलिश पिंकिश कलर का होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्म्स डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स which are isostructural with those of KClO4. The salt is not very soluble in water. ये पूछ सकता है with which other compound is are the crystals of potassium permanganate isostructural with, तो KClO4 is the answer। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये कुछ स्टैंडर्ड हाफ रिएक्शंस हैं जो MnO4 माइनस का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। एंड ये इसकी रिड्यूसिंग कुछ हाफ रिएक्शंस है। मैंने कलर्स बता दिए कि MnO4 2 माइनस डार्क ग्रीन कलर का होता है,
और ये जो रिएक्शंस है ये किस पीएच पे, आई मीन किस कंडीशन में फॉर्म होगा, किस मीडियम में, वो भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिए हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बना के आपको बता दिया है कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शंस और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन। बेसिक मीडियम में आपको सिर्फ ये दो, क्योंकि डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सल्फ़र निकल रहा है, यहाँ पे सिर्फ सल्फेट आयन निकल रहा है, और यहाँ इस पे सवाल आया हुआ है I माइनस, यहाँ पे IO3 माइनस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट यहाँ पे I माइनस I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है बस इतना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूजेस बता दिए हैं पर मैग्नेट के। तो डी ब्लॉक में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पी ब्लॉक पे डालूँगा मैं। सो और ये जो PDF है, लिंक इट डाउन इन द description box, do check it out. Thank you.